आज शनिवार है और जनवरी के 10 तारीख हैं और आज का एडिटोरियल का जो टाइटल है वो है इन्फोर्समेंट डायरेक्टिव। इन्फोर्समेंट डायरेक्टिव, इन्फोर्समेंट का मतलब जानते हैं प्रवर्तन होता है, डायरेक्टिव का मतलब निर्देश होता है, ठीक है ना। ये ऑफिशियल ऑर्डर होता है। ओके, तो आज जो एडिटोरियल है ये काफ़ी महत्वपूर्ण भी है और विवादास्पद भी है, ठीक है। इसकी जो पीछे जो कहानी है, जो पृष्ठभूमि है, वो समझने की कोशिश करते हैं। ये पश्चिम बंगाल में 8 जनवरी को आईपेक, ठीक है, के ठिकानों पर हुई ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की छापेमारी ने देश की राजनीति में एक नई बहस छेड़ दी है। क्या ये एजेंसियां वाकई भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रही है या फिर जैसा कि तृणमूल कांग्रेस का आरोप है, इन्हें आगामी चुनावों से पहले विपक्षी दलों को कमजोर करने के लिए हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है? ये आरोप है तृणमूल कांग्रेस का। आज के इस एनालिसिस में हम बारीकी से समझेंगे संवैधानिक टकराव यानी कि केंद्र और राज्य के बीच बढ़ते तनाव का असली कारण क्या है, संस्थागत निष्पक्षता यानी कि क्या चुनाव आयोग और न्यायपालिका जैसे संस्थान लेवल प्लेइंग फील्ड यानी कि समान अवसर सुनिश्चित करवा पा रहे हैं या नहीं, लोकतंत्र पर प्रभाव क्या है इसका, क्या राजनीतिक लाभ के लिए नियमों को खींचने या तोड़ने मरोड़ने से जनता का सरकारी संस्थानों पर से भरोसा उठ रहा है। बिना एक भी शब्द छोड़े हम इस पूरे आर्टिकल का लाइन बाय लाइन विश्लेषण करेंगे और साथ ही कठिन इंग्लिश वोकेबलरी का और ग्रामर पॉइंट्स को भी समझेंगे ताकि आपकी भाषा और समझ दोनों मजबूत हों। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल एनालिसिस। तो बीजेपी इज वेपनाइजिंग सेंट्रल एजेंसीज, ठीक है, अगेंस्ट पॉलिटिकल राइवल्स। बीजेपी इसका जो सब हेडिंग है वो कह रहा है कि जो भाजपा है वो क्या कर रही है, वेपनाइजिंग कर रही है, यानी कि हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही है किस चीज़ का, सेंट्रल एजेंसीज का, जो भी जैसे सीबीआई है या आईटी है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो हो गया, या फिर ईडी हो गया, इस सब का जो इस्तेमाल जो है पॉलिटिकल राइवल जो राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं उनके खिलाफ कर रही है भाजपा। द इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, जिसको ईडी शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, इसको प्रवर्तन निदेशालय भी कहते हैं, ईडीज सर्चेज जो तलाशी है ऑन जनवरी 8 जनवरी को, आज से 2 दिन पहले, यानी कि आज शनिवार है तो बृहस्पतिवार को, इन कोलकाता में एट लोकेशन, उन स्थलों में या उन स्थानों में जो जुड़े हुए हैं लिंक टू द इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी, जिसको आईपैक कहते हैं, ठीक है ना। इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी ये एक फॉर्म है, एक कंपनी है, ठीक है ना। उससे जुड़े हुए जो जो स्थान है उसमें ईडी की जो है ना सर्चेस, तलाशी, एक छाप मतलब कि तलाशी के लिए जो है ना छापामारी किया गया वहाँ पर। ये जो है एक ऐसा डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट का मतलब यहाँ विकास नहीं, ये विकास के जगह पर जो है इसको आप घटना समझिए। ये एक ऐसा घटनाक्रम है जो सेट टू बी रिपीटेड, जो दोहराए जाएंगे निश्चित रूप से इन द रन अप टू द वेस्ट बंगाल, यानी कि जो वेस्ट बंगाल में चुनाव जो होने वाले हैं उसके पहले इसकी रिपीटेशन होनी ही होनी है, सेट टू बी रिपीटेड। आगे बढ़ते हैं। वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शन, ठीक है ना। आईपैक इज ए पॉलिटिकल कंसल्टेंसी, कहता है कि आईपैक जो है ना ये एक पॉलिटिकल कंसल्टेंसी है, यानी कि आपको राजनीतिक रूप से विचार विमर्श जो करती है या सुझाव देती है वो एक कंपनी है, ठीक है। दैट स्पीयर हेडेड, जिसने जो है स्पीयर हेड किया था रूलिंग यानी कि सत्तारूढ़ यानी कि सत्तारूढ़ जो है तृणमूल कांग्रेस जो कि वेस्ट बंगाल में है, इलेक्शन कैंपेन को उसने स्पीयर हेड किया था। स्पीयर हेड का मतलब एक तरह से गाइड करना, लीड करना, नेतृत्व करना इन 2021 में, ठीक है ना। द ईडी सेड द सर्चेज वर पार्ट ऑफ एन ऑनगोइंग मनी लॉन्ड्रिंग इन्वेस्टिगेशन। अब ईडी का क्या कहना है कि ये जो तलाशी जो अभियान थी या जो मतलब कि जो एक तरह की जो तलाशी जो ली जा रही थी, एक सर्च ऑपरेशन जो चल रहा था, वर पार्ट, ये एक हिस्सा था
किस चीज़ का? ऑनगोइंग मनी लॉन्ड्रिंग इन्वेस्टिगेशन का। एक जो वर्तमान में चल रहा है एक मनी लॉन्ड्रिंग जांच का, उसी का एक हिस्सा था ये सर्चेज, अनरिलेटेड टू द इलेक्शन। ये और कहता है कि ये जो ना इलेक्शन से कोई इसका संबंध नहीं है, अनरिलेटेड है। एंड एम्ड एट, और इसका लक्ष्य या इसका जो उद्देश्य है, एट ट्रेसिंग द प्रोसीड्स ऑफ द क्राइम, यानी कि जो अपराध का जो प्रोसीड्स है, यानी कि जो इसमें जो पैसे या जो भी जो लाभ है, प्रॉफिट जो है, उसको पता लगाने का है, ये इसका एक उद्देश्य है, इसका एक लक्ष्य है। ठीक है, यह लक्ष्य था। द टीएमसी हेल्ड प्रोटेस्ट, टीएमसी ने क्या किया? विरोध प्रदर्शन किया अक्रॉस द स्टेट, पूरे राज्य भर में, ऑन फ्राइडे को। ठीक है, इवन एज द रेड्स वर ऑन, यहाँ तक कि रेड्स जो है वो चल रही थी, यानी कि छापेमारी चल रही थी ईडी का। तो चीफ मिनिस्टर क्या की वहाँ का, ममता बनर्जी वेंट टू द आईपैक ऑफिस, वो चली गई आईपैक ऑफिस में, एंड एक्यूज द बीजेपी लेड सेंट्रल गवर्नमेंट, और बीजेपी के नेतृत्व वाली जो केंद्रीय सरकार है उस पर आरोप लगाई। हमने एक दिन और बताया था कि एक्यूज के साथ ऑफ लगता है, ठीक है ना। तो उसको आरोप क्या लगाई कि यूजिंग सेंट्रल एजेंसीज, यानी कि सेंट्रल एजेंसीज का इस्तेमाल कर रही है बीजेपी, किस लिए? फॉर पॉलिटिकल वेंडेटा, यानी कि राजनीतिक बदला लेने के लिए, रंजिशों के लिए। ठीक है ना। सी कॉल्ड द रेड्स एन अटैक ऑन डेमोक्रेसी, उसने बताया इस रेड को, ठीक है ना, एन अटैक ऑन डेमोक्रेसी, यानी कि प्रजातंत्र में जो है ये एक हमला है। ठीक है, डेमोक्रेसी में एक हमला है। एंड एक्यूज द ईडी, और इसने आरोप लगाया ईडी पर, क्या करने के? कोशिश करने की, टू सीज द टीएमसीज इंटरनल पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी, यानी कि टीएमसी का जो आंतरिक जो राजनीतिक रणनीति है, ठीक है ना, उस चीज़ को जब्त करने की कोशिश कर रहा था ये ईडी। उस पर ये आरोप लगाया ममता बनर्जी ने। डेटा, और किसका आरोप लगा? डेटा एंड डिजिटल मटेरियल अहेड ऑफ द इलेक्शन, यानी कि ये जो इंटरनल पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी, डेटा एंड डिजिटल मटेरियल, इस सब को जो है सीज करने का आरोप लगाया ईडी पर इलेक्शन के पहले। द ईडी क्लेम्स इट्स ऑफिशियल्स वर ऑब्स्ट्रक्टेड, ईडी जो है वो दावा करती है कि इनका जो ऑफिशियल्स हैं, जो उनके अधिकारी हैं, उनको बाधा पहुंचाया गया, इनके बाधित किया गया। एंड दैट वर इट्स ऑफिशियल्स, इसके जो ऑफिशियल्स थे उनको, ऑफिशियल से इसलिए वर आ गया, और फिर जो ये भीतरी आ गया, तो ये क्योंकि ये पैसिव में लिखा हुआ है। एंड दैट डॉक्यूमेंट्स, और वह डॉक्यूमेंट्स, दैट डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे एक प्रोनाउन के रूप में नहीं है, यह एडजेक्टिव के रूप में है। एंड दैट डॉक्यूमेंट्स वर रिमूव्ड, और वो डॉक्यूमेंट्स जो है वहाँ से हटा लिए गए फ्रॉम द प्रीमाइसेस, उस बिल्डिंग के से, मतलब कि उस डॉक्यूमेंट्स को हटा लिए गए। एंड हैज़ अप्रोच्ड, और वो पहुँची है, ईडी पहुँची है कलकत्ता हाई कोर्ट। ठीक है, दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम। अब एडिटोरियल कह रहा है कि यह जो है पहली बार नहीं है, दैट सेंट्रल एजेंसी, कि ये जो केंद्रीय एजेंसियां जो है, जैसे कि ईडी है, जैसे सीबीआई है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, एंड द आईटी डिपार्टमेंट है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, हैव कन्फ्रंटेड, इसने जो है फेस किया है स्टेट गवर्नमेंट्स को, रन बाय अपोजिशन पार्टीज़, यानी कि विपक्षी दलों के द्वारा चलाए जा रहे हैं जो राज्य सरकारें हैं, उनको कन्फ्रंट किया है, उनसे टकराया है, उनको चुनौतियां दी है। कन्फ्रंट मतलब टकराना, चुनौती देना, या फिर फेस करना। अ पैटर्न इज विजिबल अक्रॉस टाइम एंड स्पेस, ये टाइम और स्पेस दोनों में जो है ना एक पैटर्न सामने मतलब कि आता है। अ पैटर्न इज विजिबल, मतलब एक पैटर्न जो है कि किस तरह ये होता है, तो वो पैटर्न जो है ना वो विजिबल है, मतलब वो दृश्यमान है एक तरीके से, वो आराम से देखा जा सकता है अक्रॉस टाइम एंड स्पेस, किसी भी टाइम में और किसी भी स्पेस में, कोई भी स्थान में। दैट मैक्स मिस बैनर्जीज क्लेम्स नोटेबल, और यही चीज़ जो है ना ममता बनर्जी का जो दावा है उसको उल्लेखनीय बनाता है, उसको नोटेबल बनाता है, नोट करने योग्य बनाता है। एंड द ईडीज असर्शन, और ईडी का जो ये दावा कि दैट्स इट्स एक्शन आर अनलिंक्ड टू पॉलिटिक्स, कि उसका जो एक्शन है, ठीक है ना, या फिर दैट क्लॉज है, ठीक है ना, या दैट एडजेक्टिव नहीं है, यहाँ पर दैट प्रोनाउन में आता है, और ये आपका पूरा का पूरा ये क्लॉज है, असर्शन के रिलेटिव क्लॉज।
तो ईडीज का असर्शन है कि इसका जो एक्शन है आर नॉट लिंक्ड, अनलिंक्ड या नॉट लिंक्ड टू पॉलिटिक्स, ये जो है पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ नहीं है। ये असर्शंस अपने आप में फीबल है, फीबल मतलब कमजोर है, दावा जो है ये कमजोर है। रिगार्डलेस ऑफ द मेरिट्स ऑफ द केस, ठीक है ना, भले ही इस केस का, इस मामले का मेरिट कुछ भी हो, ठीक है ना, भले ही, ठीक है, इस मामले का मेरिट कुछ भी हो कि ये बात सही है या नहीं है, क्या है वो कुछ भी हो, द ईडीज एक्शन, ईडी का जो एक्शन है, जो कार्रवाई है, एंड इट्स टाइमिंग, और इसका जो समय है, ब्रिंग इन टू द स्पॉटलाइट, ये सुर्खियों में लाता है सेवरल इशूज, कई सारे मामले रिलेटेड टू द फेयरनेस एंड इंटीग्रिटी ऑफ द इलेक्टोरल प्रोसेस, ठीक है, सेंट्रल स्टेट रिलेशंस एंड इलेक्शन फंडिंग। ये किस किस को लाता है आपको, ये लाता है सुर्खियों में वैसे मामले जो जुड़े हुए हैं फेयरनेस से, फेयरनेस मतलब उचित है या नहीं है, इंटीग्रिटी विश्वसनीयता या अखंडता ऑफ, यहाँ विश्वसनीयता कहिए, ऑफ इलेक्टोरल प्रोसेस, इलेक्टोरल प्रोसेस का जो विश्वसनीयता है उसके बारे में जो मतलब कि क्या कहेंगे, जो मुद्दे हैं, ठीक है, उसको सुर्खियों में लाता है। और सेंटर स्टेट रिलेशंस को, यानी कि केंद्र और राज्य के जो संबंध है उसको सुर्खियों में लाता है। एंड इलेक्शन फंडिंग, और जो इलेक्शन को लेकर जो फंडिंग किया जाता है उसको भी ये स्पॉटलाइट में लाता है। इनकम्बेंट्स एट द सेंटर, कहा जा रहा है कि जो इनकम्बेंट्स होते हैं, इनकम्बेंट्स कौन होते हैं, जो सत्ताधारी होते हैं, जो यानी कि सत्ता में जो अभी बैठे हुए हैं, जैसे केंद्र में भाजपा है, ठीक है, तो और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी है। तो इनकम्बेंट्स एट द सेंटर, सेंटर में जो इनकम्बेंट्स है जो कि भाजपा है, एंड इन द स्टेट्स, और राज्यों में, इंजॉय सर्टेन एडवांटेजेस, उसको कुछ ना कुछ लाभ अवश्य मिलता है, या वो लाभ मतलब कि लाभ उसको मिलता ही है इन एनी इलेक्शन, किसी भी इलेक्शन में। बट द विजिलेंस एंड फेयरनेस, लेकिन जो विजिलेंस है, जो सतर्कता है उसकी, जो और जो फेयरनेस है, मतलब कि ये फेयर है या नहीं है, ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, द जुडिशरी, द मीडिया एंड द आईटी डिपार्टमेंट could level the playing field to some extent। लेकिन अगर हम विजिलेंस की बात करें या फेयरनेस की बात करें इन एजेंसियों का, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, जुडिशरी का, मीडिया का, आईटी डिपार्टमेंट का, तो ये जो अगर विजिलेंस रखते हैं, सतर्कता रखते हैं, एक तरीके से सावधानी बरतते हैं, या फिर फेयरनेस जो है आपका ट्रीटमेंट होता है, तो इससे जो है एक समान अवसर पैदा हो सकता है कुछ हद तक। पार्टीजन बिहेवियर, पार्टीजन बिहेवियर मतलब पक्षपातपूर्ण जो रवैया है, इंस्टीट्यूशनल शॉर्टकमिंग्स यानी कि जो संस्थागत कमियां हैं, एंड द वेपनाइजेशन ऑफ स्टेट पावर, और स्टेट राज्य की शक्ति का जो हथियार के रूप में इस्तेमाल करना बाय इनकम्बेंट्स यानी कि सत्ताधारियों के द्वारा, आर फैक्टर्स, ये ऐसे कारक हैं दैट कैन रेंडर, जो कर सकते हैं सच चेक्स एंड बैलेंस इनफेक्टिव, यानी कि चेक्स एंड बैलेंस का मतलब समझते हैं नियंत्रण और संतुलन, ये तो हिंदी में कह दिए इसका, नियंत्रण और संतुलन। तो इसको जो है ना आप ये चीज़ जो है, अगर ये जो पार्टीजन बिहेवियर होगा, फिर इंस्टीट्यूशनल शॉर्टकमिंग्स होगा, या फिर वेपनाइजेशन ऑफ स्टेट पावर होगा बाय इनकम्बेंट्स के द्वारा, ये एक ऐसे फैक्टर्स हैं जो कर सकते हैं ये सच चेक्स एंड बैलेंस इनइफेक्टिव कर सकते हैं, उसको मतलब कि प्रभावहीन बना सकते हैं और असंभव बना सकते हैं। लेकिन आप ये चेक्स एंड बैलेंस बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, मतलब कि क्या कहेंगे, पूरे पॉलिटी में इसको समझने की कोशिश कीजिए। ये जो है एक लोकतांत्रिक प्रणाली का वह सिद्धांत है जिसके तहत सरकार के विभिन्न अंगों को एक दूसरे की शक्तियों को सीमित करने और उन पर नज़र रखने का अधिकार दिया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी एक अंग यानी कि ब्रांच इतना शक्तिशाली ना हो जाए कि वो तानाशाही करने लगे। सरल शब्दों में यह सरकार के अंदर एक निगरानी प्रणाली की तरह काम करता है। सरकार के 3 अंग, आपको पता ही है कि वो 3 अंग क्या हैं, और उनके कार्य नियंत्रण और संतुलन को समझने के लिए सरकार के 3 स्तंभों को समझना जरूरी है।
और वो 3 स्तंभ जो या 3 अंग जिस क्या कहें, एक तो विधायिका जिसको लेजिस्लेचर कहते हैं, यानी कि ये कानून बनाने वाली संस्था होती है, जैसे भारत में संसद है। कार्यपालिका जो कानून को लागू करने वाली संस्था होती है, जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। और न्यायपालिका यानी कि जो कानूनों की व्याख्या करती है या न्याय देती है, तो जैसे सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया। तो आपका जो सवाल ये उठ सकता है कि ये प्रणाली कैसे काम करती है। जैसे उदाहरण के रूप में लीजिए कि विधायिका पर नियंत्रण कैसे करेंगे, मतलब चेक्स ऑन लेजिस्लेचर कैसे होगा। तो कार्यपालिका जो है, संसद द्वारा पारित बिल को कानून बनाने के लिए राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की आवश्यकता होती है और राष्ट्रपति के पास वीटो पावर होती है। ठीक है। न्यायपालिका वो क्या करती है, यदि संसद कोई ऐसा कानून बनाती है जो संविधान के खिलाफ है, तो न्यायपालिका उसे असंवैधानिक घोषित कर सकती है या उसे रद्द कर सकती है, या इसे मतलब कि इसको आप जुडिशियल रिव्यू भी कहते हैं। और दूसरा जो है कार्यपालिका यानी कि जो एग्जीक्यूटिव होते हैं, यानी कि जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, उन पर कैसे नियंत्रण करते हैं। तो उन पर नियंत्रण करने के लिए विधायिका के रूप में क्या होता है कि कार्यपालिका को बजट के लिए संसद की मंजूरी चाहिए होती है। तो वो बजट के लिए किसकी मंजूरी चाहिए होती है, विधायिका की मंजूरी चाहिए होती है, यानी कि संसद की। इसके अलावा संसद अविश्वास प्रस्ताव लाकर सरकार को हटा भी सकती है, ये तो आपको नो कॉन्फिडेंस मोशन को लाकर। न्यायपालिका इसमें कैसे कार्य करती है, न्यायपालिका यह देखती है कि सरकार अपने प्रशासनिक कार्यों में कानून की सीमाओं का उल्लंघन न करे। तो न्यायपालिका का काम ये देखना होता है, कार्यपालिका के जो भी काम है। अब देखिए न्यायपालिका पर नियंत्रण कैसे होता है। तो जजों की जब नियुक्ति की प्रक्रिया होती है, उनके वेतन आदि का निर्धारण संसद के कानूनों द्वारा होता है। विशेष परिस्थितियों में संसद महाभियोग के जरिए, जिसको इम्पीचमेंट कहते हैं, जजों को हटा भी सकती है। ये विधायिका इस तरह जो है चेक लगाती है, ठीक है ना। और कार्यपालिका कैसे चेक लगाएगी इस पर, तो उच्च न्यायालयों यानी कि हाई कोर्ट हो गया या फिर सुप्रीम कोर्ट के जजों की औपचारिक नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। समझ गए। तो इससे क्या होता है, आप पूछेंगे कि इसका महत्व क्या है। तो इसका महत्व देखिए, निरंकुशता पर रोक लगती है इससे। यह किसी भी व्यक्ति या समूह को असीमित शक्ति प्राप्त करने से रोकता है। इससे संविधान की भी रक्षा होती है। यह सुनिश्चित करता है कि सरकार संविधान के दायरे में रहकर ही काम करे। नागरिक अधिकारों की सुरक्षा होती है इससे, जैसे कि जब शक्तियां विभाजित और नियंत्रित होती है तो नागरिकों की स्वतंत्रता के छीनने का खतरा कम हो जाता है। ठीक है। अब यह तीनों अंग जो है एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने और आम सहमति बनाने के लिए मजबूर करता है। ये सहयोग इसी को कहते हैं। लेकिन एक चीज़ नोट करने लायक है कि भारतीय संदर्भ में शक्तियों का पृथक्करण यानी कि सेपरेशन ऑफ पावर्स अमेरिका की तरह सख्त नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ नियंत्रण और संतुलन यानी कि चेक्स एंड बैलेंस जो है उसका एक मजबूत ढांचा है, ताकि लोकतंत्र जीवित बना रहे। तो आप मेरे ख्याल से अब चेक्स एंड बैलेंस का जो मेन काम किया है वो आप समझ गए होंगे। तो चेक एंड बैलेंस को अगर इस टाइप का पार्टीजन बिहेवियर रहे, इंस्टीट्यूशनल शॉर्टकमिंग्स रहे, या फिर अब जो है इनकम्बेंट्स के द्वारा अगर स्टेट के पावर को वेपनाइजेशन किया जाता है, तो ये एक ऐसे कारक हैं जो चेक्स एंड बैलेंस को इनफेक्टिव कर सकते हैं या फिर इम्पॉसिबल कर सकते हैं। ईडी रेट्स दैट टेंजेंशियली टारगेट द टीएमसी follow a pattern of the incumbent at the center using state power to corner a party that runs the state government। ठीक है। तो ईडी रेट्स जो है वो क्या है, ईडी रेट्स ये आपका सब्जेक्ट है। अब ये ईडी रेट्स के बारे में बता रहा है, दैट टेंजेंशियली टारगेट, टेंजेंशियली मतलब इनडायरेक्टली, परोक्ष रूप से जिसको कह सकते हैं, जो परोक्ष रूप से या मतलब कि सीधे सीधे जो मतलब टारगेट नहीं कर रही है टीएमसी को, वो ईडी रेट्स एक पैटर्न को फॉलो करती है ऑफ द इनकम्बेंट। ठीक है। यानी कि जो इनकम्बेंट होते हैं, यानी कि जो सत्ता में
आसीन होते हैं उनका एक पैटर्न को फॉलो करती है एट द सेंटर में, यूजिंग स्टेट पावर, यानी कि स्टेट पावर का इस्तेमाल करके, ताकि घेरा जा सके, घेरना होता है, घेरा जा सके एक पार्टी को जो राज्य में हो, दैट रन्स द स्टेट गवर्नमेंट, जो राज्य सरकार चलाती है। तो उसको घेरने के लिए आप जो है क्या करते हैं, स्टेट पावर का यूज करते हैं। इट इज वर्थ रिकॉलिंग, ये याद करना आवश्यक है, दैट द आईटी डिपार्टमेंट फ्रोज ऑल बैंक, कि ये याद हो रहना चाहिए कि जो आईटी डिपार्टमेंट है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है, इसने सारे बैंक अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया था ऑफ द प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी, जो प्रमुख या मुख्य जो विपक्षी दल है कांग्रेस, उनका सारा अकाउंट को, बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया था ड्यूरिंग द 2024 जनरल इलेक्शन, यानी कि 2024 का जो आम चुनाव हुआ था, यानी कि संसद वाला, ठीक है, उसमें इसने सारे प्रिंसिपल मतलब कि अपोजिशन पार्टी, प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी जो कांग्रेस है, उसके बैंक अकाउंट को क्या कर दिया था, सीज कर दिया था, एक तरीके से फ्रीज कर दिया था, ठीक है। द वेरी फैक्ट दैट एजेंसीज एंड इंस्टीट्यूशन टेंड टू बी हाइपर एक्टिव अगेंस्ट ऑपोजिशन गवर्नमेंट्स एंड पार्टीज एंड नेवर अगेंस्ट द बीजेपी और इट्स एसोसिएट्स इज इटसेल्फ रिवीलिंग, ये जो वास्तविकता है, ठीक है, जो वेरी फैक्ट है, कि ये फैक्ट क्या है, एजेंसीज और इंस्टीट्यूशंस, जो एजेंसियां हैं और जो संस्थाएं हैं, टेंड टू बी हाइपर एक्टिव, ये बहुत ही सक्रिय हो जाते हैं, हाइपर एक्टिव हो जाते हैं अपोजिशन गवर्नमेंट्स के खिलाफ और पार्टीज़ के खिलाफ, और कभी भी जो है ना, ये बीजेपी या फिर उसके सहयोगी दल के खिलाफ, उसके खिलाफ जो है वो हाइपर एक्टिव नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये अपने आप में, ये जो फैक्ट है, ये अपने आप में क्या है, एक रिवीलिंग है, उजागर करने वाला है, ये आपके सामने ये सच लेकर आता है। द बीजेपी अपीयर्स विलिंग, बीजेपी प्रतीत होता है कि उसको इच्छा है कि वो जो है रूल्स ऑफ द गेम, ऑल रूल्स ऑफ द गेम, ठीक है, सारे जो गेम का जो रूल्स है उसको स्ट्रेच करे, उसको मतलब तीरे, उसको मरोड़े, ठीक है ना, ताकि जो है वो वेस्ट बंगाल का चुनाव जीत सके। बट इट शुड ऑल्सो कंसिडर, लेकिन इसको जो है ये भी सोचना चाहिए, व्हाट इंडिया माइट बी लूजिंग इन दैट परस्यूट, कि क्या इंडिया जो है, भारत जो है, वो खो सकता है इस प्रयास में, इन दैट परस्यूट। वो क्या खो सकता है, द कॉन्फिडेंस ऑफ द पीपल, लोगों का विश्वास, इन द इंटीग्रिटी ऑफ द स्टेट इंस्टीट्यूशन, यानी कि स्टेट इंस्टीट्यूशन, यानी कि राज्य संस्थाओं के जो ईमानदारी, जो विश्वसनीयता पर जो है, वो लोगों का कॉन्फिडेंस खो सकता है, ठीक है। आज हम लोगों ने वर्ड्स नहीं किया, वर्ड्स कर लेते हैं, उसके बाद इसका निष्कर्ष देंगे हम। तो वर्ड्स में देखिए, रन अप है, रन अप का मतलब होता है कोई भी चीज़ से पहले की तैयारी की जाती है, उसको रन अप टाइम कहते हैं, यानी कि द पीरियड ऑफ टाइम लीडिंग अप टू अन इम्पॉर्टेंट इवेंट, यानी कि तैयारी का समय या पूर्व अवस्था, ठीक है। सिनोनिम्स देख लीजिएगा इसका, और एंटोनिम भी देख लीजिएगा। वैधता जो होता है वो राजनीतिक दुश्मनी निकालने वाला होता है या बदला, ये फ्यूड, रिवेंज, ग्रज, रिट्रीब्यूशन, ठीक है। और इसका फॉरगिवनेस या रिकॉन्सिलिएशन या पीस या हार्मनी, इसका एंटो हो जाएगा, ठीक है। सीज जो होता है वो जब्त करना होता है, टेक होल्ड ऑफ सडनली एंड फोर्सिबली, कॉन्फिस्केट, सीज कर लेना, जब्त करना। और इसका आप साइनो देख लीजिएगा, एंटो भी देख लीजिएगा। ऑब्स्ट्रक्टेड मतलब बाधा, मतलब उत्पन्न करना, डेलिबरेटली जानबूझकर ब्लॉक करना या हिंडर्ड करना, ठीक है, बाधित किया गया, साइनो एंटो दिया हुआ है। कन्फ्रंटेड का मतलब होता है फेस करने या चैलेंज करना, डायरेक्टली एंड बोल्डली, सामना करना, ठीक है ना, इसका भी साइनो एंटो देख लीजिएगा। असर्शन का मतलब होता है कोई भी चीज़, फैक्ट, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट और बिलीफ, जिसको दावा कह सकते हैं, अभिकथन कह सकते हैं, एंड साइनो को और एंटो को भी एक बार देख लेंगे। स्पॉटलाइट मतलब सुर्खियों में लाना, ब्रिंग इनटू पब्लिक अटेंशन या फोकस, हाईलाइट वगैरह होता है इसका आपको साइनो, तो वो देख लीजिएगा, ठीक है। और इसका इग्नोर हो गया आपका एंटो, और सब भी है।
इनकम्बेंट्स मतलब होता है करेंटली होल्डिंग ऑफिस, यानी कि वर्तमान पदाधिकारी या सत्ताधारी, ठीक है। विजिलेंस जो होता है वो होता है सतर्कता रखने वाला, विजिलेंस, वॉचफुल केयर या अलर्टनेस, ठीक है ना, सतर्कता जिसको कह सकते हैं। लेवल द प्लेइंग फील्ड मतलब कंपटीशन को फेयर बनाना, एडवांटेज को हटाकर, यानी खेल के मैदान को समतल करना, ये तो लिटरली मीनिंग हो गया, लेकिन इसका जो मेन जो मतलब होता है ये समान अवसर पैदा करने वाला बात हो गया। रेंडर का मतलब होता है कॉज टू बी और बिकम, ये बहुत अच्छा शब्द है, इसको जरूर देखिएगा डिक्शनरी में भी। कॉज टू बी और बिकम मेक्स समथिंग इन अ पर्टिकुलर स्टेट, यानी कोई चीज़ को बनाना, जैसे उसको इनइफेक्टिव बना दिया, ठीक, बना देता है। ये कैन रेंडर, ठीक है, ठीक है, मतलब कि ये जो इलेक्शन को इसको इनइफेक्टिव बना सकता है। तो रेंडर का मतलब बनाना, ठीक है, या कर देना। इसको देखिएगा रेंडर का यहाँ पर हमने जरूर इसको जो है मैक या मैक दिया है या ट्रांसफॉर्म दिया है, लेकिन इसका सही जो अर्थ में जो है ना इसका प्रयोग, देखिए कोई भी शब्द का जो है ना उसका प्रयोग ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। उसका साइनो एंटो तो आप जस्ट उससे मतलब क्लोजली रिलेटेड शब्द ही बताते हैं, ठीक है। आप ये सोचिए कि रेंडर के जगह में हम मेक लगा देंगे या कॉज लगा देंगे तो ऐसा नहीं होने वाला है ये चीज़। इसलिए क्लोज टेस्ट में जब आप इस चीज़ को नहीं जानते हैं तो आप बिल्कुल वहाँ पर छंट जाइएगा या फिर आपका जो है नंबर कट जाएगा। चेक्स एंड बैलेंस हमने पूरा डिटेल में बता ही दिया आपको। कॉर्नर का मतलब घेरना या मजबूर करना। परसुइट का मतलब प्रयास, यानी द एक्शन ऑफ फॉलोइंग और चेसिंग संपत्ति समथिंग, ठीक है। तो ये आपका हो गया वर्ड्स का, ठीक है। अब ये जो है हम इसको निष्कर्ष में जो है आज मतलब कि हिंदू के संपादकीय का जो विस्तृत विश्लेषण में जो हमने निष्कर्ष निकाला है वो क्या है कि इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल किसी एक पार्टी की जीत या हार का नहीं है, बल्कि हमारे लोकतांत्रिक संस्थाओं की इंटीग्रिटी यानी उनकी साख का है। जैसा कि आर्टिकल के अंत में कहा गया है, क्या चुनावी जीत की होड़ में हम संस्थानों पर जनता का भरोसा तो नहीं खो रहे? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई पूरी तरह निष्पक्ष है या फिर इसकी टाइमिंग और तरीका वाकई पॉलिटिकल वेंडेटा की ओर इशारा करता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। अगर आपको आज का यह लाइन बाय लाइन एनालिसिस और हिंदी अनुवाद इसका जो है वो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और यूपीएससी या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे साथियों के साथ इसे शेयर करें और ऐसी ही गहरी समझ विकसित करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले एडिटोरियल के साथ आपसे जल्द मुलाकात होगी, तब तक पढ़ते रहिए और जागरूक रहिए। धन्यवाद। जय हिंद,